हाँ, ठीक है। भारतीय विद्या मंदिर तथा भारतीय संस्कृति संसद की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेषकर आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच का, जो प्रौद्योगिकी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रौद्योगिकी में भी विशेषज्ञ हों और लिखने में भी उतने अच्छे हों और बोलने में भी उतने ही अच्छे हों। तो इन तीनों गुणों को साधना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बालेंदु जी ने इन तीनों चीजों को साधा है। वे माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक स्थानीय भाषा और सुगम्यता हैं। विभिन्न जो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं उनको उन्होंने स्थानीय रूप दिया है ताकि भारत के लोग भी डिजिटल तकनीक का लाभ उठा सकें और इस तरह से अपना जीवन स्तर बेहतर कर सकें, गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें। बालेंदु जी को मान्यता भी खूब मिली है अपने काम के लिए। उन्हें 2 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिले हैं। उन्हें बहुत ही जाना माना पुरस्कार जो है आत्माराम पुरस्कार, जो हिंदी में वैज्ञानिक काम के लिए मिलता है, वो भी राष्ट्रपति के हाथों मिल चुका है। हमारे विभिन्न जो विश्व हिंदी सम्मेलन हैं उनमें उनकी प्रतिभागिता रही है और वहां उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और कई पुस्तकें भी उन्होंने हिंदी में तकनीकी विषय पर लिखी हैं, जिनमें 2 पुस्तकें तो बहुत चर्चित रही हैं। एक है तकनीकी सुलझनें, डीमिस्टिफाइंग टेक्नोलॉजी, और दूसरी है दिव्यांगों के लिए तकनीक। ये दोनों ही पुस्तकें उनकी उपलब्ध हैं और बहुत सारे लोग उनसे लाभ उठा चुके हैं। तो बालेंदु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज के उनके व्याख्यान का या प्रस्तुति का विषय है भाषाओं का भविष्य और सूचना प्रौद्योगिकी। मैं बिना देरी किए एक बार पुनः इन दोनों संस्थाओं, भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के सदस्यों की ओर से और उनके अध्यक्ष डॉक्टर बीडी मुंदड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, विशेषकर हमारे आज के मुख्य वक्ता का। और मैं अब सीधे सीधे बालेंदु जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना आज का व्याख्यान या प्रस्तुति जैसे भी वो देना चाहें वो दें। उनका स्वागत है। सम्माननीय आज के जितने भी महानुभाव आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्रियंकर जी, आपका बहुत आभार और इस संस्था का, इस समूह का बहुत आभार जिसने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और जैसा कि आपने कहा, विषय तो हमारा आज का बड़ा दिलचस्प भी है और ज़माने के अनुरूप भी है। और ये सवाल भी हम में से अनेक लोगों के मन में आता है कि जिस अंदाज में टेक्नोलॉजी बदलाव ला रही है हमारे आसपास और हमारे जीवन में, उसको देखते हुए भविष्य क्या होने वाला है और उस भविष्य में भी हमारा सरोकार जो है वो भाषा के भविष्य को लेकर के अधिक है। देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, हमारे मन में, हमारे यहाँ हिंदी भाषा में 2 तरह की धाराएं देखने को मिलती है। विशेषकर हिंदी कैसा कर रही है, उसका भविष्य कितना सुखद होने वाला है, उस संदर्भ में हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो 2 श्रेणियों में आपको दिखाई देंगे प्राय। और उनमें से एक श्रेणी तो उन लोगों की है जो कि बहुत ज्यादा आशान्वित लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारी भाषा में सब कुछ है पहले से, और हमारी भाषा के मुकाबले दूसरी भाषा संभवतः कोई उस किस्म की कोई दूसरी भाषा शायद हो ही नहीं, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो एक वर्ग तो हमारा इस प्रकार का है जो बहुत ज्यादा आशान्वित है हमारी भाषा के भविष्य को लेकर। वो जरा सा कुछ भी होता है हिंदी में, अगर कुछ भी नया घटित होता है तो वो उसको इस तरह से प्रस्तुत करता है जैसे दुनिया में
पहली बार हमारी भाषा में ही वो हो रहा है। हालांकि ये जो हो रहा है, हो सकता है कि इसके पीछे की जो बुनियाद है वो विदेश के किसी देश की तकनीक पर आधारित हो, लेकिन हम लोग उसको इस प्रकार से प्रस्तुत कर देते हैं जैसे हमने कमाल कर दिया और हमारी भाषा ने कमाल कर दिया, और हम भूल जाते हैं कि तकनीक जो है वो भाषाओं से परे है। तकनीक का जो कामकाज है वो भाषाओं से परे है बुनियादी रूप से। मतलब वो सबको समावेश करने वाली होती है। टेक्नोलॉजी की जो प्रवृत्ति है वो सबको समावेश करने वाली है, भाषाई संकीर्णताओं से परे है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग कई बार उछल पड़ते हैं कि अरे ये देखो कमाल हो गया, चैट जीपीटी में अब हम हिंदी में निबंध लिखने लग गए और चैट जीपीटी में हम हिंदी में कविता लिखने लग गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो बुनियादी प्रौद्योगिकी है वो हिंदी में तैयार नहीं हुई है, लेकिन हाँ अब वो हिंदी में भी आ गई है। किंतु ऐसा एक वर्ग है जो बहुत बहुत ज्यादा मुग्ध रहता है अपने भाषा प्रेम को लेकर के, अपनी भाषा के प्रति गौरव को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ एक और वर्ग है हमारा जो कि इससे एकदम विपरीत दृष्टिकोण रखता है। ये वो वर्ग है जो ये कहता है कि हमारी भाषा का कोई भविष्य ही नहीं है। हमारी भाषा 25 साल बाद या 30 साल बाद संभवतः रह ही नहीं जाएगी, और अगर रह भी जाएगी तो शायद टैक्सी बोलने वालों के बीच में, घर के जो नौकर होते हैं उनके बीच में, पान की दुकान लगाने वाले, चाय के ठेले लगाने वाले, चाय की दुकान लगाने वाले, ठेले में सब्जी बेचने वाले, ऐसे लोगों की भाषा बनकर रह जाएगी। ये एक स्कूल भी है, एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, और दोनों अपने आप को बड़ा असर्ट करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी बात को बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, और दोनों की ही बातों में तालियां भी बहुत बजती है हमारे कार्यक्रमों में। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जैसे दुनिया की भाषाओं की तरक्की हो रही है वैसे ही हमारी भाषा की भी तरक्की हो रही है, और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में तो हिंदी जो है वो अपेक्षाकृत अधिक बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं कि जैसे 2001 से 2011 के बीच में हिंदी जो है उसकी विकास दर जो है वो 25% तक रही, जबकि दक्षिण भारत की अनेक भाषाएं जो है उनकी विकास दर कम हो रही है। कुछ अन्य भाषाएं जो हैं वो एक अ, आप समझिए सैचुरेशन पॉइंट पर, यानी स्थायित्व बिंदु पर हैं। तो हिंदी तो बढ़ रही है, तो उस लिहाज से हिंदी बढ़ रही है ये तो हमें सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी ही दुनिया में सबसे बड़ा कमाल कर रही है। दुनिया की दूसरी भाषाएं भी अपने अपने स्तर पर कमाल कर रही हैं, और इसके पीछे एक पक्ष को हम भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई है स्पीच। एक ऐसा स्टेक होल्डर हम लोगों के बीच में आ गया है जो शायद पहले हमने जिसको इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से और उसके बाद बाजार के आने से और विज्ञान के आने से और उसके बाद पूरी दुनिया के विश्वग्राम के रूप में बदल जाने से और फिर भारत के संख्या बल के सामने आने के कारण और हमारे यहाँ जो मांग पैदा हो रही है उसके सामने आने से और हमारे युवाओं को के आगे आने से, ये तमाम जो कारण है ये हमारी भाषा के की प्रगति में, उसके विकास में भी परिलक्षित हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है। अब चलते हैं दूसरे दूसरे पक्ष की ओर, जो निराशावादी पक्ष है, जो ये मानता है कि 25 साल बाद हमारी भाषा जो है वो समाप्त हो सकती है या उसका क्षरण हो जाएगा, बहुत क्षीण स्थिति में पहुंच जाएगी। और ये तर्क देने वाले लोग अक्सर अपने जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ये लोगों को खड़ा करते हैं या हाथ उठवा कर पूछते हैं कि आप में से कितने लोगों के बच्चे हिंदी माध्यम के विद्यालय में जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ उठाने वालों की संख्या बहुत कम होती है, और इसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि देख लीजिए, आप सबके सामने ही है कि 5%, 7% लोग ही अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के विद्यालय में भेज रहे हैं। तो फिर हमारी अगली पीढ़ी हिंदी से नहीं जुड़ेगी और उसके बाद हमारी भाषा का क्या भविष्य होगा। तो उनका ये तर्क होता है, और बाद में लोग जो है वो उनके तर्क को मान्यता भी प्रदान करते हैं, उनको उसको महत्व भी देते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं पुनः एक बात कहूंगा कि हम पुनः एक स्टेक होल्डर को भूल रहे हैं, एक हितधारक को भूल रहे हैं, और वो हितधारक है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि जो आज चला आ रहा है वही आगे भी चलता रहेगा, और आज के 10 साल बाद, 25 साल बाद भी वही स्थिति रहेगी भाषाओं में। क्योंकि तकनीक, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिस प्रकार से
सब कुछ बदलने में लगी हुई है, क्या हमारी भाषाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या उसने हमारी भाषाओं के लिए कोई योजना नहीं बना रखी होगी क्या? और हो सकता है यहाँ फिर निराशावादी लोग, हम में से जो निराशावादी हैं, वो कहें कि हमारी भाषाओं को तो इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि पश्चिम की जो भाषाएं हैं वो बढ़त हासिल कर लेंगी, वो लाभ उठा लेंगी, और हमारी भाषाएं पीछे रह जाएंगी, ऐसा वो फिर तर्क देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी की जो बुनियादी अवधारणा है वो लोकतांत्रिक है, वो समावेशी है, क्योंकि उसके बिना टेक्नोलॉजी सरवाइव ही नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता यदि वो सबको लाभ नहीं पहुंचाती, क्योंकि सबको लाभ पहुंचाने में ही उसका स्थायित्व बनता है, उसका प्रसार बनता है, और उसका प्रसार उसके आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है, उसके अपने विकास की प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम टेक्नोलॉजी सबको अच्छा कर देगी लेकिन हमारी भाषा के लिए वो बुरा कर देगी, ये धारणा भी हमको नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ तर्क मैं ये देना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां हैं, या आज के 20 साल पहले जो स्थितियां थी, उनमें फर्क आ चुका है, और आज के 10 साल बाद जो स्थिति होगी उसमें भी फर्क होगा, और वो फर्क नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रौद्योगिकी, जिसको फिलहाल हम भाषा के क्षेत्र में कोई कोई अहमियत नहीं देते, विशेष अहमियत नहीं देते, वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी है, और एक अदृश्य मित्र के रूप में और एक अदृश्य योद्धा के रूप में भाषाओं को सुरक्षित करने में, संवर्धित करने में लगी हुई है, चुपचाप अपना काम कर रही है। संभवतः आपने इस बीच नोट भी किया होगा कि आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपकी ईमेल में, आपके कंप्यूटर पर आप जिन एप्लीकेशनों का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों का प्रयोग करते हैं, उन सब में आपको हिंदी दिखने लगी है। आपके आपके पास फॉरवर्डेड मैसेजेस में या विभिन्न प्रकार से आप देखेंगे कि आज के 10 साल पहले जितनी हिंदी दिखती थी उसकी तुलना में आज हिंदी ज्यादा दिखने लगी है ना। और ये क्यों संभव हुआ है? क्योंकि क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कुछ किया है। हाँ जी। तो इस हमें इस पहलू को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो स्थितियां, जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे स्थितियों को बदल रही है, धीरे धीरे भाषा के पक्ष में माहौल बना रही है, हमारी स्थानीय भाषाओं के पक्ष में माहौल बना रही है, स्थितियां उनके अनुकूल बना रही है, उनको हमारे जनजीवन में वापस ला रही है। इस पहलू को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब जब हम प्रौद्योगिकी और भाषा की बात करते हैं तो बहुत सारे दिलचस्प पहलू सामने आ जाते हैं। जैसे एक पहलू तो ये आता है कि लोगों को ये लगेगा कि प्रौद्योगिकी एक तकनीकी विषय है, एक वैज्ञानिक विषय है, और भाषा जो है वो एक मानविकी का विषय है, एक जीवन शैली से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। इन दोनों को कैसे ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में क्या ऐसा बड़ा रिश्ता हो सकता है जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं? लेकिन मैं आपके साथ में ये साझा करना चाहूंगा कि दोनों के बीच बड़ा ही दिलचस्प संबंध है, ऐतिहासिक रूप से भाषा और प्रौद्योगिकी के बीच में। और दोनों के बीच ये जो संबंध है ये अन्योन्याश्रित है। न तो प्रौद्योगिकी भाषा के बिना चल सकती है, और न भाषा अपने जमाने की प्रौद्योगिकी के बिना शायद प्रगति कर सकती है, या कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकती है। दोनों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से यदि कहा जाए तो मैं आपको कहूंगा कि प्रौद्योगिकी में आजकल बड़े अच्छे कुछ कुछ ऐसे क्रांतिकारी किस्म के विचार सामने आ रहे हैं जो कि भाषा की प्रधानता की चर्चा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मुझे एक क्षण का समय दीजिएगा, मैं दरवाजा बंद कर लूं, आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अ, भाषा और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कुछ नई, और नई भी नहीं तो बड़ी दिलचस्प अवधारणाएं इस बीच सामने आई है। जैसे एक अवधारणा जिसको अ, विटजेंस्टीन, लुडविग विटजेंस्टीन, जो कि एक बहुत पुराने, पिछली शताब्दी के और उससे भी पिछली शताब्दी, मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी के एक विचारक थे। उन्होंने एक बात कही कि दुनिया में अ, जो कुछ है, मैं जो कुछ जानता हूं, या मेरी जितनी भी सीमाएं हैं, वो सारी सीमाएं मेरी भाषा की सीमाएं हैं। यानी मेरी भाषा की सीमाओं में ही
मेरे जीवन की, मेरे ज्ञान की, मेरे कामकाज की सीमाएं भी निहित है। और ये जो बात जब लुडविग विटजेंस्टीन जब ये बात कहते हैं तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में भाषा ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा, मेरी भाषा जितनी समृद्ध होगी, मेरा ज्ञान कोश चूंकि भाषा से आता है वो जितना समृद्ध होगा, उसमें जितनी गहराई होगी, जितना अनुभव होगा, वही जीवन के विविध क्षेत्रों में भी परिलक्षित होगा और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मेरी भाषाई सीमाएं मुझे रोकेंगी या आगे बढ़ाएंगी। अब इसको यदि आप थोड़ा आगे बढ़ाकर इसकी बात करें तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी विषय हैं वो भाषा से निकलते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो वाणिज्य हो, जो भी विषय हैं वास्तव में वो भाषा के विषय हैं या भाषा के उपविषय हैं। ये एक अवधारणा इसके भीतर से आती है जो उन्होंने बात कही कि मेरी सीमाएं, मेरे विश्व की सीमाएं, मेरी दुनिया की सीमाएं वास्तव में मेरी भाषा की सीमाएं हैं। अब इसी बात की तस्दीक दो बड़े अन्य रूपों में की गई है, दो अन्य स्थानों पर की गई है। जैसे गैलीलियो ने एक टिप्पणी की थी कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड रोट द यूनिवर्स। गैलीलियो ने गणित को एक भाषा के रूप में देखा है और उनका कहना है कि जो स्पष्ट है कि दुनिया में जो कुछ घटित होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो वो गणित के नियमों के आधार पर, भौतिकी के नियमों के आधार पर, रसायन के नियमों के आधार पर घटित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जितने भी नियम है ये गणितीय नियम है, ऐसा गैलीलियो ने कहा था। अब ब्रिटेन में एक बड़ी दिलचस्प एक रिपोर्ट आई थी जिसको बुलक रिपोर्ट कहा जाता है। बुलक रिपोर्ट ये सर एलन बुलक ने के नेतृत्व वाली एक समिति ने तैयार की थी और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समिति को ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड साइंस की तरफ से इसको नियुक्त किया गया था। वहाँ के शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग की ओर से ये रिपोर्ट बनाई गई थी। बुलक रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भी अध्यापक है, दुनिया के सारे अध्यापक, भले ही वो किसी भी विषय के अध्यापक हों, असल में वो भाषा के अध्यापक हैं। भले ही वो स्पष्ट है कि चाहे वो प्रौद्योगिकी के अध्यापक हों या किसी के भी अध्यापक हों, वास्तव में वो भाषा के अध्यापक हैं। और ये बात अगर आप इन तीनों बातों को मिलाएंगे तो स्पष्ट होता है कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण रूप लेकर के हमारे सामने आती है। और उसी संदर्भ में आप देखिए, प्रौद्योगिकी की जब बात करते हैं, आज हम आगे भी चलेंगे तो बात करेंगे, जो नई चीजें आ रही हैं जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं जिनके जरिए आज जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी जैसी चीजें आज हमारे सामने साक्षात आकर खड़ी हुई हैं, जो कुछ भी कर सकती हैं। ये सब भाषा के जरिए यहाँ हम तक पहुंची हैं। तो टेक्नोलॉजी और भाषा का जो संबंध है वो बहुत गहरा संबंध है, संभवतः हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा विस्तृत और गहरा है। इसको यदि मैं तकनीकी व्यक्ति के रूप में देखूं, एक थोड़ा सीमित सोच के साथ में देखूं, तो मैं कहूंगा कि प्रौद्योगिकी का भाषा से गहरा संबंध हमें कई रूपों में दिखाई देता रहा है। इतिहास के अगर हम पन्ने पलटें, तकनीकी इतिहास के, आप जानते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो भाषा को नहीं जानता, लेकिन वो एक भाषा को जानता है जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। वो अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, दुनिया की कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन वो बाइनरी लैंग्वेज को जानता है और उसकी सारी जो गतिविधियां हैं वो इस लैंग्वेज के आधार पर ही संचालित होती है। ये लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज क्या है? इसमें 0 और 1, 2 के अंक आते हैं, 2 अंकों पर आधारित ये भाषा है, लेकिन है तो भाषा। और यदि ये भाषा नहीं होती तो कंप्यूटर नहीं होता, ये भाषा नहीं होती तो डिजिटल प्रौद्योगिकी नहीं होती, दूरसंचार संभवतः आज की स्थिति में नहीं होता। तो उसका बहुत गहरा संबंध है भाषा का प्रौद्योगिकी के साथ में। असेंबली लैंग्वेज जिसके जरिए प्रोग्राम चलते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, वो भी एक भाषा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके जरिए सॉफ्टवेयरों को बनाया जाता है, वो भी एक भाषा है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके जरिए वेबसाइटों का के भीतर गतिविधियां संचालित होती है, वेब सेवाओं के भीतर गतिविधियां संचालित होती है, वो भी एक भाषा है। डिजाइन लैंग्वेज, जो कई तरह के जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसकी भी एक भाषा होती है, वो भी एक किसी खास ढर्रे पर चलती है। और तब हम कहते हैं कि ये जो फला वाहन है, मान लीजिए मर्सिडीज का जो नया मॉडल आया है, उसकी अपनी एक डिजाइन लैंग्वेज है।
और उसी वो लैंग्वेज अपने आप में एक अ, सुव्यवस्थित ढंग से उसको व्याख्यायित किया गया है, उसको रिपीट किया जा सकता है, उसको उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है नए मॉडलों में। तो अपने आप में वो डिजाइन लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। उसके बाद इंटरनेट जिसके जरिए चलता है, पूरे इंटरनेट का संचालन जिससे होता है, वो HTTPL नाम की एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिससे पूरा इंटरनेट चलता है, वो भी लैंग्वेज है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तो आजकल दौर ही चल रहा है। आप और हम सब जानते हैं कि आज हम अ, कई अनुप्रयोगों से सीधे अपनी भाषा में लिख करके सवाल जवाब करने लगे हैं। नेचुरल लैंग्वेज तो पुनः लैंग्वेज वहां भी आती है। और अंत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिन्होंने ये जो नई किस्म की तकनीक को संभव बनाया, जिसको जनरेटिव एआई कहते हैं, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडलों पर आधारित है। पुनः लैंग्वेज शब्द यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब यह है कि दुनिया में मौजूद अथाह डेटा या अथाह सूचनाओं को यदि किसी तरह से संसाधित किया जा सके, प्रसंस्कृत किया जा सके, उसमें से मर्म निकाला जा सके, उसमें से पैटर्न्स तलाशे जा सके, और उन पैटर्न्स के जरिए, उस मर्म के जरिए तकनीकी प्रणालियों को शिक्षित किया जा सके, तो वो तकनीकी प्रणालियां जो हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहलाएंगी। यानी उनके पास भाषा में निहित अथाह ज्ञान मौजूद है उनके पास। और उसके बाद आप जाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी, आप उससे प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि भारत में कारोबार की क्या स्थिति होने वाली है अगले 5 साल में, तो वो बता देता है, क्योंकि उसके पास वो दुनिया भर का जो ज्ञान उसने भाषा के जरिए सीखा है वो मौजूद है। या आप उससे कुछ और कहते हैं तो वो उसका भी जवाब सामान्य बातचीत में देता है। लेकिन मर्म इससे ये निकलता है कि प्रौद्योगिकी भाषा के बिना नहीं है, उसका भाषा से गहरा संबंध है, और प्रौद्योगिकी को इस बात का एहसास भी है। तभी आप देखिए उसके जो नामकरण होते हैं उसमें कहीं इस बात को छिपाया नहीं जाता। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही कहा गया, उसको लार्ज नॉलेज मॉडल नहीं कहा गया, है ना। उसमें लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, भाषा। हालांकि ज्ञान और भाषा दोनों के बीच में भी आपस में बड़ा गहरा संबंध है, किंतु तकनीक ने इस बात को छिपाया नहीं है कि ये भाषा से आता है सारा। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भाषा पर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, और ये प्रभाव दोनों प्रकार का होगा, सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा। कुछ अर्थों में नकारात्मक हो सकता है, अनेक अर्थों में सकारात्मक होगा मेरी दृष्टि में। लेकिन भाषा के भविष्य से इसका क्या संबंध है? भाषा के भविष्य से इसका यह संबंध है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगी, हमें सक्षम बनाते हुए, हमारी भाषाओं में सक्षम बनाने के साथ साथ वो दूसरी भाषाओं में भी हमें सक्षम बना देगी। उस दिशा में टेक्नोलॉजी जा रही है, और उन भाषाओं को सीखे बिना हम धीरे धीरे अन्य भाषाओं में सक्षम होते चले जाएंगे। अब इसके बहुत सारे अनेक पहलू होंगे जिन पर आप अपनी कल्पना के अनुसार विचार करें, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आई है वो हमें चुपचाप उस दुनिया में ले जा रही है जहां हमारी भाषाएं खतरों से मुक्त हो सकती हैं, यदि हमने समझदारी से काम लिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया अपनी भाषाओं के लिए। तो हमारी भाषाएं संभवतः जो चुनौतियां हैं, जैसे 30 साल बाद नहीं रहेगी या उस तरह की जो बातें कही जाती है, उनसे मुक्त हो सकती हैं। वजह यह है कि संभवतः भाषाओं के बीच में दूरियां रह नहीं जाएंगी। टेक्नोलॉजी स्थितियां इतनी तेजी से और इतने इतने बड़े परिमाण में बदल सकती है कि संभवतः भाषाओं के बीच में दूरियां जिनका क्षरण होता चला जा रहा है वो बहुत ज्यादा कम होता चला जाएगा, और वो दूरियां लगभग सिमट सी जाएंगी। जैसे आप देखिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाषाओं के बीच में दूरियों का क्षरण होता चला जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं इस बात को। आप खुद अनुवाद करने लगे हैं, आप खुद अनेक प्रकार के जो जो दूसरी भाषाओं का साहित्य है उसको अपनी भाषाओं में अब आप देखने लगे हैं, वो आने लगा है। तो अगर इसको एक दीर्घकालीन दृष्टि से देखा जाए तो भाषाओं के बीच में दूरियों का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, वो बढ़ रही हो ऐसा मुझे नहीं लगता, कम से कम तकनीकी संदर्भ में मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से क्या सकारात्मक प्रभाव होंगे? पहला तो यह है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच में बेहतर संचार होने होता जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ बैठे हुए, भारत में बैठे हुए किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति के साथ में आज पहले जितने दूर नहीं है। आप जानते हैं कि आज आप उस व्यक्ति के साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी भाषा की जो भी सामग्री है उसको एक मध्य मध्य भाषा में बदल सकते हैं। मान लीजिए वो अंग्रेजी हो सकती है या कुछ और हो सकती है, और वो व्यक्ति अपनी भाषा की सामग्री को उस मध्य भाषा में बदल सकता है, और चलिए मध्य भाषा के माध्यम से आपके बीच में संचार हो सकता है।
लेकिन ये जो दूरियां पहले थी, आप खुद मानेंगे कि इंटरनेट के आने के बाद और नई तकनीकों के आने के बाद वो दूरियां धीरे धीरे कम हो रही है। आज आपको दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करने में, संपर्क करने में कठिनाई का उतना अनुभव नहीं होता जितना कभी हुआ करता था। तो बदलाव आ रहा है, और ये धीमा बदलाव है, लेकिन इसकी एक दिशा हमें दिखाई दे रही है। दूसरा है, वास्तविक समय में अनुवाद होने लगा है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक किताब आज पढ़ी, आप चाहें तो इस तरह की सुविधाएं आ गई है कि उस किताब का त्वरित अनुवाद हो सकता है उसी समय में। और इसके बड़े महत्वपूर्ण, इसके विभिन्न पक्ष हैं, इसके बड़े निहितार्थ हैं कि ठीक समय पर यदि अनुवाद हो रहा है, वास्तविक समय में या रियल टाइम ट्रांसलेशन यदि होने लगा है, तो इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति किसी भाषा में जो बात कर रहा है, उसके और उसको, उसकी बात को ग्रहण करने वालों के बीच में पुनः दूरी समाप्त सी हो रही है, क्योंकि उसकी बात का अनुवाद हो रहा है उसी समय। संकटग्रस्त भाषाओं का संरक्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए होने लगा है, या उसकी बड़ी संभावना बन रही है। व्यक्तिगत भाषा अधिग्रहण, जो एक आप एक्विजिशन करते हैं किसी दूसरी भाषा का, तो दूसरी भाषा को सीखना आसान हो गया है। उच्चारण और व्याकरण सुधार आदि की सुविधा आ गई है। लेखन सहायता और सामग्री निर्माण की सुविधाएं आ गई है। ये कुछ सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन कुछ अन्य प्रभावों पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। जैसे एक प्रभाव तो यह है कि प्रमुख भाषाओं का प्रभुत्व होने का खतरा न आ जाए हमारे बीच में, क्योंकि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो नई तकनीक तत्पर हैं, वो त्वरित निर्णय लेती हैं, वो त्वरित उनको अपनाती हैं और उनके अनुरूप अपने को ढालती हैं। तो उन भाषाओं में जो बदलाव है या जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो भी तेज गति से होता है। और एक, यदि आप ये देखेंगे कि जो भाषाएं उन तकनीकों को नहीं अपनाती और जो तुरंत अपनाती है, उनके बीच में एक आपको अंतराल दिखाई देगा, क्योंकि दूसरी भाषाएं फिर धीरे 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 उनके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक वो भाषाएं और छलांग मार चुकी होती हैं और आगे चली जाती हैं। तो संदेश इससे ये मिलता है कि हमारी जो पारंपरिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी नई तकनीकों के प्रति बहुत ओपन या खुला रवैया रखने की जरूरत है। बड़ा एक अ, समझिए कि उदार भी और उनके प्रति मित्रतावत रवैया रखने की भी आवश्यकता है। दूसरा, छोटी भाषाओं का हाशिए पर आना, ये एक डर हमारे सामने आता है। यानी वो भाषाएं जिनको बोलने वालों की संख्या 10 लाख से कम है, उनको हम हाशिए की भाषाएं मान सकते हैं कि वो छोटी भाषाएं हैं, उतनी सुरक्षित नहीं है। तो इन भाषाओं को कौन तकनीक के उस युग में लेकर के जाएगा, उस आधुनिक तकनीक से कौन जोड़ेगा? वहां तो पहले ही इन भाषाओं के अस्तित्व का संकट चल रहा है, वो तो बुनियादी मुद्दों से जूझ रही हैं। ऐसी भाषाएं नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ में शायद तालमेल बनाने में पिछड़ जाएं, पीछे रह जाएं, कोशिश के बावजूद। तो वहां एक डर हमारे सामने आता है कि इन भाषाओं को नुकसान ना हो जाए ऐसी तकनीकों के आने से, जो सब कुछ बदलने वाली हैं। उस संदर्भ में जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो खुशी की बात है कि हिंदी चूंकि भारत की अब प्रधान भाषा, भारत की तो है ही, राजभाषा है ही हमारी, और हमारी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। तो इस भाषा में, और इस भाषा को मांग की भाषा, इस भाषा को सप्लाई की भाषा, विविध प्रकार से हम लोग देखते हैं। और ये किसी जमाने में लो रिसोर्स लैंग्वेज हुआ करती थी तकनीक की दुनिया में, लेकिन आज ये लो रिसोर्स लैंग्वेज भी नहीं रही, उससे उस कोष्ठक से बाहर निकल चुकी है। तो हमारी हिंदी भाषा में तो अब नई तकनीकों को अपनाना काफी सरल हो गया है। हमारी मंशा यदि है कि हम इन नई तकनीकों को अपनाएं, तो हम अपना सकते हैं। यहाँ बाधाएं बहुत कम हो गई, और खास तौर पर यूनिकोड नाम की जो एक तकनीक आई थी 1991 में, 1991 में, उस तकनीक के आने के बाद एक मानकीकरण सुनिश्चित हो गया हमारी भाषा का तकनीकी दुनिया में। और इस मानकीकरण ने आज ये संभव बना दिया कि हम आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को अपना सकते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि ये जो यूनिकोड है, ये दुनिया की लगभग 150 से ज्यादा भाषाओं में एक, उनको एक स्तर पर रखने की कोशिश करता है। जो भी कुछ नया आता है तो 150 से ज्यादा भाषाओं में आएगा, जिनमें हिंदी भी है। तो हिंदी के प्रति, हिंदी के मामले में थोड़ी सी अच्छी सकारात्मक स्थिति है। मतलब मैं कहूंगा कि सकारात्मक भेदभावपूर्ण स्थिति है हिंदी के संदर्भ में, तकनीक की दृष्टि से यदि देखें तो। क्योंकि हिंदी के पास ताकत भी है, संख्या बल भी है, और हिंदी तकनीकी दृष्टि से भी यूनिकोड को अपना चुकी है, और उसमें हमारे यहाँ बहुत काम देशी स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। तो ये भाषा अपेक्षाकृत नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार है।
अब भाषाओं के हित में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या कुछ कर रही है या कर सकती है? देखिए, एक तो विलुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण कर सकती है यदि ये भाषाएं सजग हैं, तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, भाषाई समुदायों का सशक्तिकरण किया जा सकता है, यानी भाषाई समुदायों की शिक्षा में, कौशल के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और ये जो हमारी सीमाएं हैं, भाषाई समुदायों की जो सीमाएं रही होंगी, कौशल विकास हो या अन्य शिक्षा आदि के क्षेत्र में, वो धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाएंगी, क्योंकि अब हम दूसरी भाषाओं के ज्ञान को अपनी भाषाओं में ला सकते हैं। ये संभव हो गया है। और आज तो हमें फिर भी ये लगता है कि उसमें एक प्रकार की प्रक्रिया निहित है, थोड़ी जटिलता निहित है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बहुत सहज हो जाने वाला है कि आप फ्रेंच में मौजूद किसी विज्ञान की पुस्तक को या किसी लेखा की पुस्तक को आप अपनी भाषा में तुरंत पढ़ सकेंगे। उस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो भाषाई समुदायों का जो है सशक्तिकरण हो रहा है, और पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो हमें उपलब्ध होने वाला है आगे आने वाले समय में, और होने भी लगा है वो। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें फिर भी थोड़ी सी एक किस्म की, मैं कहूंगा कि एक औपचारिकता जैसी चीज है, एक थोड़ी जटिलता हमको महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सहज हो जाने वाला है। वैसे ही जैसे हमारे हाथ में जब मोबाइल फोन आया था, तो हमें लग रहा था कि ये मोबाइल फोन तो कुछ लोगों के काम की चीज है, एक विशेषाधिकार संपन्न लोगों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के पास एकाधिक मोबाइल फोन हो गए हैं, हम में से अनेक लोगों के बीच में। तो ये तकनीकें जो आज जटिल दिखाई देती हैं, भाषाओं के बीच जो सौहार्द पैदा करने वाली या संचार को बनाने वाली या उन भाषाओं के बीच में दूरियां समाप्त करने वाली, ये भी बहुत सरल होकर, बहुत सहज होकर हमारे जीवन का हिस्सा बन जाने वाली हैं। और तीसरा, भाषाओं का शिक्षण आसान हो जाने वाला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से। जैसे हिंदी कोई दुनिया में सीखना चाहे, या बंगाली को सीखना चाहे, या असमिया को सीखना चाहे, तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पाठ्यक्रम आ जाएंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आ जाएंगे। और वो जो होंगे उसमें उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मेधा का भी प्रयोग होगा कि कैसे इनको ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। तो भाषाओं का शिक्षण आसान होने वाला है। यहां तक कि हो सकता है कि आपको आपको किसी औपचारिक कक्षा में जाए बिना आप भाषा सीख जाएं, क्योंकि आज तो स्थिति यह है कि आप चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या गूगल जेमिनी में जाते हैं, और वहां आप कहते हैं कि मुझे मुझे बंगला भाषा सीखनी है, तो आप वो आपको सिखाना शुरू कर सकता है, जबकि उसका काम ये नहीं है। लेकिन उसके भीतर भी ये क्षमता है कि वो आपको, आप बंगला करना चाहते हैं शुरू से, तो वो आपको बंगला के ककहरे से शुरू कर सकता है और आपको पढ़ाना शुरू कर सकता है चैट जीपीटी, जबकि वो कोई ट्यूशन प्रदान करने वाली या शिक्षा प्रदान करने वाली युक्ति नहीं है। तो आप जब वास्तव में शिक्षा प्रदान करने वाली युक्तियां आएंगी जो इन्हीं का इस्तेमाल करके और ज्यादा उन्नत तकनीकें लेकर के आएंगी, तब क्या स्थिति होने वाली है आप अनुमान लगा सकते हैं। और वो स्थिति सकारात्मक संदर्भों में मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हमारी भाषाओं को दूसरों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा, और दूसरों की भाषाएं हम तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अब कुछ, आप में से हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया की बहुत सारी भाषाएं संकट में हैं। सन 2010 में एक महिला थी जो जिसका नाम बुआ सर था। बुआ सर नाम की एक महिला अंडमान में रहती थी, जिसका निधन हो गया 2010 में। और उसके निधन के साथ, उसका निधन कोई बड़ी खबर नहीं थी, क्योंकि ये तो एक सामान्य महिला थी जिसका निधन हो गया। लेकिन ये खबर इसलिए बनी कि उस महिला के निधन के साथ ही उसकी भाषा का भी इस दुनिया से विलोपन हो गया। वो बो भाषा को बोलती थी, और उसको बोलने वाली धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते उसका जो समुदाय था उसमें से वो एक अंतिम व्यक्ति रह गई थी, अंतिम प्रयोक्ता रह गई थी, और उसके जाने से भाषा भी चली गई। अब ये स्थिति बहुत सारी भाषाओं में है। और ये जो वो भाषा थी, आप देख सकते हैं कि 65,000 साल पहले की प्री नियोलिथिक संस्कृति की एकमात्र भाषा थी। और ये आपके यूनेस्को के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हर 2 सप्ताह के भीतर दुनिया में कहीं ना कोई भाषा विलुप्त हो जाती है। भारत की भी 42 भाषाएं संकटग्रस्त हैं और विलुप्त होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है, भाषा विज्ञानियों का, कि 42 नहीं, 150 से ज्यादा हमारी भाषाएं संकटग्रस्त है। क्योंकि हम में से अनेक लोग भाषाओं की संख्या को लेकर के भी अलग अलग मत रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे देश में 600 के लगभग भाषाएं हैं, कुछ 750 मानते हैं,
कुछ 1500 भाषाएं और बोलियां मिला करके 1500 मानते हैं। तो बहरहाल जो भी है, उनमें से 22 भाषाएं हमारी फिलहाल संविधान के तहत संरक्षित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, उनका एक अलग दर्जा है। उनके अलावा भी आप समझिए 50-60 अन्य भाषाएं भी धीरे धीरे अपने स्तर पर बढ़ रही होंगी या कम से कम अपने आप को बचाए हुए होंगी। लेकिन उनके अलावा जो भाषाएं हैं उनकी स्थितियां अलग अलग होंगी। उनमें से अनेक भाषाएं हो सकता है कि संकट से गुजर रही हों। इसलिए ये 150 का जो आंकड़ा है, ये भी कोई बहुत असामान्य आंकड़ा मुझे नहीं लगता, अगर 1500 के आसपास बोलियां और भाषाएं हमारे देश में हैं तो। अब ये भाषाएं जो हैं, इनको बचाने में प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर सकती है? वो मदद कर सकती है क्योंकि इन भाषाओं में, जैसे मान लीजिए कि अंडमान की जो भाषा थी, वो भाषा, उसको बोलने वाली उस महिला की बातचीत को यदि हमने सहेज लिया होता, उसका जो, जिसको कहते हैं स्पोकन विस्डम, जो बोली जाने वाली जो बौद्धिकता है, या उसकी जो जो आम बातचीत में जो बौद्धिकता आती है, जो सामने अभिव्यक्त होती है, उसको सहेज लिया होता, हमने उसकी बातों को सहेज लिया होता, उसकी बातों के जरिए उसके उस भाषा की परंपराओं को सहेज लिया होता, उसके लोकगीतों को सहेज लिया होता, उसके अक्षरों को या उसके कम से कम उच्चारणों को सहेज लिया होता, उसका डिजिटल दस्तावेजीकरण अगर हमने कर लिया होता, तो शायद हमने वो भाषा की सांस्कृतिक विरासत का भी डिजिटलीकरण कर लिया होता और उसको सुरक्षित करने की दिशा में हम आगे बढ़े होते। क्या पता वो महिला चली गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास वो सामग्री होती और उसको कोई संस्थान अपने बच्चों को सिखा सकता था और उस भाषा को बचाने की दिशा में आगे बढ़ सकता था। तो ये एक उदाहरण हुआ। भाषा भाषा का दस्तावेजीकरण करने वाले एप्लीकेशंस का प्रयोग करके भी भाषाओं को बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी, यही वो भाषा है, अगर उनको उनको किसी तरह से ऐसे एप्लीकेशंस दे दिए जाते हैं मोबाइल फोन पर, जो स्वतः ही उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं और उनको स्वतः ही बचा रहे हैं, यानी औपचारिक रूप से कुछ नहीं किया जा रहा, फिर भी भाषा का दस्तावेजीकरण हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो आजकल आधुनिक युग में आ रही हैं, ये भाषाओं को बचाने में और उनको आगे बढ़ाने में योगदान दे सकती है। इसी के साथ शब्दकोश और संसाधन निर्माण किया जा सकता था उस भाषा में। ऑनलाइन भाषा सीखने के प्लेटफॉर्मों का विकास किया जा सकता है। मशीनी अनुवाद में वो भाषा डाली जा सकती है, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे लोगों की जो विजडम है या जो बुद्धिमत्ता है या उनका जो ज्ञान है, वो इस भाषा में आ जाए और इस भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा में जा सके। ध्वनि की पहचान की प्रणालियां बनाई जा सकती है, ताकि वो जो समूह है उसको आप सशक्तिकृत कर सकें कि आपकी ध्वनि की भी कोई अहमियत है। आपकी ध्वनि दूसरी भाषाओं तक और दुनिया तक पहुंच सकती है और आपकी ध्वनि का भी अनुवाद किया जा सकता है, और वो बाद में एक एक वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदायों को साथ लेने की आज संभावना है किसी भाषा को बचाने के लिए। ये संभावना है कि सोशल करने लगे या उनको डिजिटल स्वरूप में या छोटी माइक्रोफिल्म्स के रूप में सहेजने लगे, तो ये एक क्राउड सोर्सिंग वाली जो एक प्रवृत्ति सोशल मीडिया में दिखाई देती है कि आम आदमी आ जाता है, वो खड़ा हो जाता है किसी चुनौती का समाधान करने में मदद करने के लिए। ऐसी चीजें करके भी हम बहुत सारी भाषाओं को बचा सकते हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी स्वाभाविक रूप से एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे साथ है। भाषाओं के पुनर्जीवन के लिए डिजिटल गेम्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो भाषा पर आधारित गेम बन सकता था कि इस भाषा का ये जो संकेत है, इसका क्या अर्थ होगा, लोगों से पूछा जा रहा है, लोग उसका जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही, लेकिन एक गेमिफिकेशन हो रहा है जिससे वो भाषा बच रही है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, लोगों तक उसकी बात पहुंच रही है, वो अक्षर पहुंच रहे हैं, वो हमारे मानस में अंकित हो रहे हैं, आदि आदि। और सहयोगात्मक ऑनलाइन परियोजनाएं आ सकती हैं, जैसे अनेक स्थानों से लोग, दुनिया के अलग अलग स्थानों से लोग शोध कर सकते हैं, उन पर कंटेंट तैयार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं, आदि आदि। तो प्रौद्योगिकी भाषाओं को बचाने में मदद कर सकती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आज कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन, इनके आने के बाद चीजें बहुत सहज सरल हो गई हैं हमारे बीच। ये जो चारों चीजें हैं, ये आवाज उठाने में, भाषाओं के पक्ष में और जागरूकता फैलाने में मदद कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ ये संसाधनों को इकट्ठा करने में, उनकी सामग्री को बचाने में, लोगों तक पहुंचाने में, उनका प्रसार में मदद कर सकती है। इतना ही नहीं, ये कोष जुटाने में और जरूरी सुविधाएं तैयार करने में मदद कर सकती है। और अंत में इंटरनेट के जरिए ऐसे ऐसे समुदाय बन जाते हैं, जब आप एक बार किसी भाषा को बचाने के लिए मुहिम चलाते हैं, तो न जाने कहाँ से, दुनिया के किन किन क्षेत्रों से समर्थन आपके बीच में आता है, और वो दुनिया भर में
फैले हुए समुदाय आपके साथ आ जुटते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी जो है भाषाओं को बचाने में मदद कर सकती है। अब सीखने के लिए लिपि तैयार करने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भाषा समाप्त हो रही है या जो लिपि समाप्त हो रही है, जिस भाषा की लिपि नहीं है उसको तैयार करने में आज आसान है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लिपि बनानी है जो कि भारत की संस्कृति या भारत की अन्य भाषाओं के साथ में तालमेल रखती हो, लेकिन अपनी एक विशिष्टता भी रखती हो और उस अंचल की विशिष्टताओं को भी अभिव्यक्त करती हो। वहाँ के जो संकेत हैं, जो चिन्ह हैं, वहाँ के चित्र हैं, उनके आधार पर सीख करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें लिपि तैयार करने में मदद कर सकती है, पाठ्य सामग्री तैयार करने में मदद कर सकती है, फॉन्ट डिजाइन करना। यानी जिन भाषाओं जो अब भाषाएं विलुप्त हो रही है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनका फॉन्ट बनाने में टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि चित्र भी तैयार कर सकती है, तो कैरिकेचर तैयार कर सकती है, तो लोगो तैयार कर सकती है, तो फॉन्ट भी तैयार कर सकती है। इसी तरह टाइपिंग के साधन तैयार करना कि उन पर कंप्यूटर में कैसे काम किया जाए, ये भी अब मुश्किल नहीं रह गया। उनके मानक तैयार करना, सामग्री का अनुवाद करना, साहित्य को क्लाउड पर सहेजना। और आप जानते हैं कि क्लाउड पर अगर सहेज दिया जाए तो संभवतः है वो हमेशा के लिए भाषा सुरक्षित हो जाए। कम से कम क्लाउड जो है वो ऐसा लगता है कि 200-400 साल तक तो रहेगा ही और उतने उतने 100 वर्षों तक तो हमारी जो क्लाउड तकनीकें हैं वो रहनी ही चाहिए कम से कम। और अगर वो कहीं जाएंगी भी तो तब तक उनसे बेहतर कोई चीज़ आ जाएगी और उसमें उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो उन भाषाओं को सहेजने में, उनके दस्तावेजीकरण की के साधन तैयार करने में, तंत्र तैयार करने में, युक्तियां बनाने में प्रौद्योगिकी के लिए बहुत मुश्किल नहीं रह गई है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं, पहल करते हैं या नहीं। अब एक उदाहरण दूंगा मैं आपको कि नवाजो नाम की एक भाषा है जो अफ्रीका की भाषा है और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों में भी उसका प्रयोग होता है, नवाजो। उस भाषा को बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उस भाषा को आज इंटरनेट पर सिखाया जा रहा है। डुओलिंगो नाम की एक कंपनी है जो नवाजो भाषा का बाकायदा पाठ्यक्रम चलाती है। हालांकि इसको बोलने वालों की संख्या जो है कुछ 100 में या कुछ हजार लोगों में ही है, लेकिन इसका सहयोगात्मक विकास भी हो रहा है, लोग जुटे हुए हैं। गेमिफिकेशन के जरिए उस भाषा को सीखना आसान हो गया है, इसका सुसंगठित पाठ्यक्रम बना लिया गया है, चर्चा के मंच हो गए हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भाषा सीखने के लिए मंच बना लिए गए हैं, जिससे भाषा का संरक्षण हो रहा है। तो एक उदाहरण हमारे सामने है डुओलिंगो, अनेक दुनिया की भाषाओं को इस तरह से लोगों के सीखने के लिए ला रहा है। अब डुओलिंगो क्या है? भाषाएं सीखने का प्लेटफॉर्म है। आप वहां जाकर के हिंदी भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, लेकिन आप नवाजो भी सीख सकते हैं जिसको बोलने वाले कुछ 100 हैं। लेकिन संकेत क्या मिलता है कि भाषाएं अब, यदि भाषाएं तकनीक के साथ आती हैं तो वो मुख्य धारा की भाषाओं के साथ में जुड़ सकती हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके लिए मैं काम करता हूं, वहां का एक प्रोजेक्ट है एलोरा। उस प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने कुछ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने के काम शुरू किया है। और ये भाषाएं कौन सी हैं? ये हैं गोंडी, मुंडारी, इदुमिश्मी, संथाली और बोडो। इन भाषाओं में हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी सामग्री को बचा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण कर रहे हैं, उनको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उनमें आर्थिक अवसर पैदा कर रहे हैं। जैसे उन भाषाओं को बोलने वाले कैसे कंटेंट तैयार कर सकते हैं और उस कंटेंट का अ, मूल्य कैसे आ सकता है, उस तरह की चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उनके बीच में तकनीकी कौशल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें शिक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मिलाकर के भावी पीढ़ियों के लिए भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने की कोशिश चल रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट अकेला नहीं है, खुद भारत सरकार और हमारे कई अकादमिक संस्थान, कई तकनीकी अन्य संस्थान भी इस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र करके आपसे ये कहूँ कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कहना है कि भाषाओं के लिए कार्य किया जा सकता है और उसके बाद संभवतः उनको उनको स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। जो गोंडी भाषा है, मुझे, मैं कह नहीं सकता कि आगे जाकर उसकी क्या स्थिति होगी। लगभग 20 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली ये भाषा है, जिसकी इतनी सुंदर लिपि है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये लिपि सिर्फ 100 लोग ही जानते हैं, हालांकि गोंडी को बोलने वालों की संख्या 20 लाख से अधिक है। तो प्रोजेक्ट एलोरा के तहत इस लिपि को सुरक्षित करने पर हम काम कर रहे हैं। शायद 100 से 200, 200 से 1000 लोगों तक ये लिपि बाद में पहुंचे, या ये कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाए, कंप्यूटर में ट्रांसलेशन होने लगे गोंडी भाषा से हिंदी में, हिंदी से गोंडी में। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है इसका
एक संकेत है, ये च से मिलता है, ये ट से मिलता है, मतलब विभिन्न दूसरी जो भाषाएं तमिल और हिंदी और इनके साथ में कैसी साम्यता है इसका अध्ययन किया जा रहा है और इस लिपि को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पहला एक पार्ट हुआ आज की इस चर्चा का कि भाषाओं के संरक्षण में आधुनिक तकनीकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब दूसरा पहलू आता है कि भाषाओं के बीच में दूरियां समाप्त करने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी एक भाषा को बचाना तो उस भाषा पर ज्यादातर केंद्रित हुआ, लेकिन जहां दो या दो से अधिक भाषाएं हमारे बीच में आती हैं, उनके बीच में जो दूरियां हैं उनको समाप्त करने में टेक्नोलॉजी क्या क्या कुछ कर रही है, हम उस पर भी चर्चा करें। तो और सभी भाषाओं के बीच में दूरियां समाप्त करने में भी टेक्नोलॉजी मदद कर रही है और सभी भाषाओं के लिए समान अवसर पैदा करने की दिशा में जा रही है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता कि वो समान अवसर पैदा हो चुके हैं, लेकिन दीर्घकालीन स्तर पर यदि देखा जाए तो शायद अंत में हम वहां पहुंचेंगे जब इन भाषाओं के पास में कम से कम जो भाषाएं तकनीक से जुड़ी होंगी, जो सतर्क होंगी, उन भाषाओं में पर्याप्त अवसर होंगे विभिन्न प्रकार के, वो नौकरियों के हों या विकास के हों, आगे बढ़ने के हों, कारोबार के हों, या विभिन्न प्रकार के शोध के हों, शिक्षा के हों। ये समान प्रकार के अवसर पैदा करने का प्रयास टेक्नोलॉजी कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हमारी कुछ आशंकाएं भी है जो यहाँ पर प्रासंगिक हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये देख पिछले एक आध महीने में उन चीजों के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया होगा जिनके लिए पहले आप गूगल का प्रयोग करते थे। यानी पहले हम गूगल पर जाकर के सर्च करते थे कि इस विषय पर, मान लीजिए मुझे विलुप्त भाषाओं के बारे की सूची चाहिए, तो मैं गूगल पर जाकर ढूंढता था। लेकिन अब मैं गूगल पर नहीं, बल्कि मैं पहले चैट जीपीटी को सोचता हूँ कि यहाँ पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि गूगल मुझे 20 पेज के जो नतीजे देगा, 20 पेजों को खंगालने के बाद शायद मुझे सही सूचनाएं मिले, लेकिन यहाँ पर चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या गूगल जेमिनी में हो सकता है मुझे एक सीधा सीधा सपाट उत्तर मिल जाए मेरे प्रश्न का। तो ये कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। खुद गूगल जैसी जो बहुत बड़ी संस्था है जिसने इंटरनेट के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, सर्च के क्षेत्र का वो दिग्गज माना जाता है, उसका अपना मॉडल खतरे में है क्योंकि बदल रहा है सब कुछ। तकनीक बहुत बड़े क्रांतिकारी रूपांतरण जो है हमारे बीच में लेकर के आ रही है। तो आज जो जिस तरह से हम से गूगल का प्रयोग करना कम कर चुके हैं हम लोग, सोचिए कि आगे 3 महीने बाद क्या स्थिति होगी, 6 महीने बाद क्या स्थिति होगी, 1 साल बाद क्या स्थिति होगी। और इसीलिए जब चैट जीपीटी का आगमन हुआ था, ये 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी का आगमन हुआ था और तब ये कहा गया था कि गूगल किलर आ गया है। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहता, गूगल से मेरा इस में कोई ऐसा उसकी दिशा में मैं संकेत नहीं करना चाहता, मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूँ कि जो स्थापित मंच हैं वो मंच भी किस तरह से बदलने जा रहे हैं। मतलब कितने बड़े इतिहास के किस मोड़ पर हम लोग खड़े हुए हैं जहां कितना कुछ बदलाव आने वाला है। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मैंने आपसे बात की थी, उसके बारे में एक प्रश्न आता है कि क्या जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ये भाषा की बात करते हैं क्या, मतलब ये क्या भाषाओं तक सीमित है क्या? नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ज्ञान, दुनिया भर का संचित ज्ञान उनके पास है जो विभिन्न भाषाओं से आया है और उसका प्रयोग कर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। यानी कि आप चैट जीपीटी का प्रयोग आप ड्राइविंग सीखने के लिए भी कर सकते हैं। वो भाषा तक सीमित नहीं है बात। आप उसको कहेंगे कि मैं फला गाड़ी चला रहा हूं, तो उस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे बैक गियर कैसे लगाना पड़ेगा, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या आने वाली जो तकनीकें होंगी वो आपको बता रही होंगी कि ऐसे कर लो। अब आप जरा सोचिए, भाषा से ये मातृभाषा तक सीमित नहीं है ये बात। आप हो सकता है कि कोई अन्य चीज, जैसे आपने कहा कि मुझे ये टायर बदलना नहीं आ रहा और आप जाकर के उससे पूछ रहे हैं कि टायर कैसे बदलूं और वो आपको बता रहा है। या आपने कहा, किसी ने कहा कि मुझे सिलाई करना सीखना है, तो वो जाकर इससे पूछ रहा है कि सिलाई कैसे की जाती है और ये बताता है कि सिलाई ऐसे की जाती है। तो जीवन के विविध क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली ये तकनीकें आती लैंग्वेज से, आती भाषा से हैं, जिसका जिक्र जो कहा, जो बुलक रिपोर्ट ने भी किया था कि हर व्यक्ति जो है, हर शिक्षक जो है असल में भाषा का शिक्षक है, भले ही वो गणित पढ़ाता हो, भले ही वो वाणिज्य पढ़ाता हो। तो वो बात यहाँ पर आ रही है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भाषाओं से बने हैं, भाषाई ज्ञान से बने हैं, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र को बदल रहे हैं। तो ये
एक बड़े बदलाव की तरफ ये इशारा करता है। जनरेटिव एआई खास तौर पर ये जो बदलाव है इसको गति देने वाली है। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई का मतलब है सृजनात्मक या आ, आप समझिए निर्माणात्मक आप कह सकते हैं, या सृजनात्मक कह सकते हैं, या उत्पादात्मक एआई कह सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि सही सटीक शब्द क्या होगा। लेकिन खास बात यह है जनरेटिव एआई में कि ये पारंपरिक एआई से काफी हद तक अलग है। और देखिए, जब 2022 में चैट जीपीटी का आगमन हुआ था, तब तक लोगों ने ये मान लिया था कि एआई जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, वो ठीक है आ गई है, कुछ खास फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। ऐसा लोगों की धारणा इस प्रकार की बन गई थी कि हाँ ठीक है, हम अनुवाद करने लगे, सामान्य सी चीजें हैं, अब हमारे लिए हमारे जीवन में घुल मिल गई है ये चीजें, हम बोलकर अनुवाद कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बात खत्म। लेकिन जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का आगमन हुआ, उसके बाद अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को फिर से एक बार उद्वेलित कर दिया। हम लोग फिर से चौंक उठे, सबको झटका लगा कि अरे ये तो कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने लगभग नकार सा दिया था, वो अचानक पुनः बहुत बड़ी एक रिसरेक्शन जिसको बोलते हैं, एक उसको पुनर्जीवन जैसे मिल गया हो, वैसा मिल गया जनरेटिव एआई की वजह से। चैट जीपीटी यानी जनरेटिव एआई क्यों मिल गया? क्योंकि इससे पहले की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती थी, जिसको अब हम आज उसको कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, हालांकि 2 साल पहले तक तो वही आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। तो कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक क्षमता ये थी कि वो रूपांतरण कर सकती थी। यानी आपके पास में जैसे मशीन अनुवाद है, वो कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, वो रूपांतरण कर सकती थी। हमारे पास एक दस्तावेज है अंग्रेजी का, और हम उसको जाकर मशीन ट्रांसलेशन करते थे, अंग्रेजी से उसको रूपांतरित करके हम हिंदी में बदल लेते थे। इसी तरह से आपने एक फोटो लिया, एक किसी किताब का फोटो लिया या उसको स्कैन किया और उसके बाद ओसीआर किया, तो टाइप की हुई जो किताब थी, जो जो मुद्रित किताब थी या टाइप किया हुआ दस्तावेज था, वो उस दस्तावेज के अक्षर टाइप किए हुए दस्तावेजों में कंप्यूटर के भीतर जाकर संपादित करने लायक दस्तावेजों में बदल जाते थे। यानी टेक्स्ट आपको अब टाइप करने की जरूरत नहीं थी। फोटो लीजिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ओसीआर नाम की जो तकनीक है, वो उसको टाइप करने किए गए टेक्स्ट में बदल देती है। यानी एक किताब है, अब आपको किताब को दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, फोटो ले लीजिए, अपने आप सारी किताब टाइप हो जाएगी अगर आप ओसीआर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां भी क्या किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने? पहले से तैयार किताब को रूपांतरित कर दिया टाइप किए हुए टेक्स्ट में। यानी ये रूपांतरण कर रही है। इसी तरह से हम जो बोलते हैं और बोलकर टाइप करते हैं, तो हमने जो बोला, हमारी ध्वनि पहले से मौजूद है, ध्वनि को रूपांतरित कर दिया गया टाइप किए हुए टेक्स्ट में। तो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका, वो आप कहेंगे कि आ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका रूप बदल रहा है। लेकिन जनरेटिव एआई जो आई है, वो उससे अलग है। वो पुरानी क्षमताएं तो इसमें है ही, लेकिन इसमें कुछ अन्य क्षमताएं हैं। जैसे कन्वेंशनल एआई आपके डॉक्यूमेंट का अनुवाद कर सकती थी, लेकिन खुद डॉक्यूमेंट नहीं बना सकती थी, कोई नया दस्तावेज क्रिएट नहीं कर सकती थी, उसका सृजन नहीं कर सकती थी, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करती थी, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता था उसको। अब ये जो जनरेटिव एआई आई है, ये क्रिएट कर सकती है, ये पैदा कर सकती है। आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है कि मुझे गाय का निबंध लिखो, जो बच्चे अक्सर स्कूल में करते हैं, तो वो फटाफट आपको गाय का निबंध लिख कर देती है। आपने कहा कि मुझे कोलकाता के बारे में, यहाँ के जनजीवन के बारे में एक कविता लिख कर दो, कविता वो लिख कर देती है, वो सृजन कर रही है। ये पहले नहीं था। दूसरी दो बातें और हैं इसके साथ में, जनरेटिव एआई के साथ में, कि एक बात तो यह है कि आप उसके साथ संवाद कर सकते हैं मानवीय भाषा में, यानी कि जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में वो सक्षम है। और इसका अर्थ ये हुआ, और पहले वाली जो थी जो तकनीकें थी, आप उनके साथ बात नहीं कर सकते थे ना। आप उनको जाते थे गूगल पर, एक डॉक्यूमेंट डालते थे, बटन दबाते थे ट्रांसलेट, और वो बटन दबाने से ट्रांसलेट हो जाता था। यहाँ आप बात कर रहे हैं, आप संवाद कर रहे हैं, वो आपकी भाषा को समझने में सक्षम है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा बदलाव आया, और ये क्रांतिकारी चीजें हैं, क्योंकि उसके बाद कितनी सारी दीवारें जो है वो समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तो भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि वो बोलकर कर सकता है। तो दूसरी बड़ी बात हुई कि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सक्षम है जनरेटिव एआई। पहली बड़ी बात ये हुई कि वो
क्रिएट करने में, सृजन करने में सक्षम है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। मतलब ये हुआ कि अनुवाद की जब हम जिक्र करते थे तो अक्सर हम यही कहते थे कि अनुवाद कभी भी, मशीन अनुवाद कभी भी मानवीय अनुवाद जैसा नहीं हो सकता। मानवीय अनुवाद की तुलना में समझिए 50, 60, 70% हो जाए तो बहुत बड़ी बात मानिए, क्योंकि वो कंटेंट को नहीं समझता, क्योंकि वो आपका संदर्भ को माइक नहीं। ऑफ नहीं है ना? ओ नहीं नहीं रुको, ऐसे तो वो सुनाई देता। भारत सिंह जी की आवाज आ रही है। कृपया अगर आप माइक म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो कहते थे कि अनुवाद, मशीन अनुवाद कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, ठीक ठाक बना रहेगा, क्यों, लेकिन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि मानव संदर्भ को समझता है, उसका आगा पीछा समझता है, मानव का अपना जो पुराना अनुभव है वो साथ आ रहा है, मानव की अभिव्यक्ति आ रही है, उसकी सृजनात्मकता जो है वो आ रही है, और तब वो अनुवाद कर रहा है। लेकिन ये जो जनरेटिव एआई है, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, ये संदर्भ को समझती है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, और ये हम सब लोग चूंकि हिंदी और भाषाओं की पृष्ठभूमि से आते हैं तो आपको ये बात सुनकर झटका लगना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संदर्भ को समझती है। देखिए क्या है कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो विकास यात्रा है, इसके अनेक पड़ाव आए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम मशीन अनुवाद का जिक्र करें तो मशीन अनुवाद सबसे पहले नियम आधारित हुआ करता था, नियमों पर आधारित ऐसे नियम बनाए जाते थे जैसे व्याकरण के नियम हैं, और कंप्यूटर से कोशिश करते थे कि कंप्यूटर उन नियमों का पालन करते हुए अनुवाद कर दे। वो ठीक ठाक अनुवाद होता था उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा सीमाएं थी। मतलब मैं कहूंगा कि 30% तक शायद अनुवाद सही होता होगा जब नियम आधारित अनुवादों का प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि ये नियम बहुत जटिल हो सकते हैं। एक ही वाक्य पर अनेक प्रकार के नियम लग सकते हैं, और वो कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होगा उन नियमों को लगाना, क्योंकि मानव तो अपनी बुद्धि के आधार पर और विवेक के आधार पर नियमों को लगा सकता है भाषा पर, लेकिन कंप्यूटर नहीं लगा पाएगा। तो जो नियम आधारित अनुवाद होता था वो अनुवाद उतना नहीं चल पाया, और जब वो नहीं चल पाया तो फिर दूसरा नया अनुवाद, नई अनुवाद प्रणाली आई जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन, सांख्यिकीय अनुवाद प्रणाली। और सांख्यिकीय अनुवाद प्रणाली असल में गणित के जरिए अनुवाद करती है, उसको भाषाई नियमों से, व्याकरण से, उसको आपकी शब्दों के अर्थों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो गणित के आधार पर काम करती है, यानी कि दस्तावेजों के बीच में गणितीय आधार पर तुलना करके परिणाम देती है। अब वो कैसे करती है इसको आगे कभी हम चर्चा में लेंगे, लेकिन सांख्यिकीय अनुवाद प्रणालियां आ गई, गणितीय अनुवाद प्रणालियां, गणित के जरिए अनुवाद होने लगा। ये दूसरा है, और ये काफी अच्छा था, पहले वाली अनुवाद प्रणाली की तुलना में काफी अच्छा था। लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर एक और अनुवाद प्रणाली आ गई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास जारी रहा, और आज के 20 एक साल पहले, 20-25 साल पहले न्यूरल मशीन ट्रांसलेशनों का आगमन हुआ, जो करीब समझिए कि 2015 के बाद काफी लोकप्रिय हुआ। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन का मतलब यह था कि ऐसी प्रणालियां बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मानव मस्तिष्क की संरचना पर आधारित थी। जैसे हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे तंतु होते हैं जो ज्ञान का प्रसंस्करण करते हैं, संसाधन करते हैं, ज्ञान को आ, प्राप्त करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, ज्ञान को ट्रांसमिट करते हैं, एक से दूसरे के पास स्थानांतरण करते हैं उसका, और निष्कर्ष निकालते हैं। ये काम जो है हमारे मस्तिष्क में मौजूद तंतुओं के बीच में होता है, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। ऐसे अरबों न्यूरॉन्स, हमारे अरबों खरबों न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में मौजूद है। जब वैज्ञानिकों ने उस प्रणाली का, मानव मस्तिष्क की प्रणाली का अध्ययन करते हुए ये सोचा कि क्या इसके आधार पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास जो था वो आकर थम सा गया था एक स्थान पर। आपको मैं बताऊं कि लगभग 70 साल का इतिहास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 1956 में पहली बार ये शब्द आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 70 साल के इतिहास में 2 बार एआई विंटर्स आ चुके हैं, मतलब सर्दियां आ चुकी है जब एआई का काम ठप हो गया लंबे समय के लिए। ऐसा 2 बार ऐसा आ चुका है, यानी कि सरकारों ने भी छोड़ दिया, कंपनियों ने भी छोड़ दिया कि नहीं, अब एआई से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो कंपनियों ने, मतलब जब शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, एआई अब विशेष कुछ नहीं कर रही, तो फिर कुछ नए विचार आए। उनमें से एक विचार ये था कि न्यूरल जो नेटवर्क्स हैं उनका प्रयोग किया जाए। और तब यानी सन 2015 के आसपास अचानक न्यूरल नेटवर्क का आगमन हुआ। तो 2015 के बाद आपने शायद नोट किया हो, अनुवाद बहुत बेहतर हो गया।
अचानक जो 2014 में जैसा अनुवाद आपको मिलता था वो 2016 में वैसा नहीं मिल रहा था, बहुत बदलाव आ चुका था। तो ये हुआ तीसरा चरण, और फिर चौथा चरण आया जो कि जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, यानी कि एक ऐसी विधि लाई गई जिसके तहत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुवाद करती है या किसी बात को समझती है, तो अब वो जो पहले शब्दों के आधार पर चलती थी या वाक्यों के आधार पर चलती थी, अब उस आधार पर नहीं चलती, पूरे के पूरे दस्तावेज को एक साथ वो प्रोसेस कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कि आपका 10 पेज का दस्तावेज है, आपने एआई को दे दिया, वो 10 के 10 पेजों को एक साथ पढ़ के एक साथ उसको संसाधित कर सकती है। इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, 10वें पेज पर क्या जा रहा है, पहले पर क्या जा रहा है, ये अब उसको पता चलने लगा। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से वो प्रशिक्षित भी है, तो वो भी उसके पास में संदर्भ मौजूद है कि इस चीज का प्रयोग कहीं पर साहित्य में किया गया था फलां जगह। तो ये सारे बदलाव आने से वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो गई है, वो आपको अब संदर्भ को समझती है। और इसलिए अब अनुवाद के बारे में आपको और हमको ये सब शायद अब सोचना चाहिए कि आगे जाकर अनुवाद जो है वो मानवीय अनुवाद तक कब पहुंच जाएगी हमें नहीं पता। हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन जिस रफ्तार में अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति हुई है वो मानवीय अनुवाद के स्तर तक जा सकती है। लेकिन हमारा विषय वो नहीं है कि हम अनुवादकों का क्या होगा, हमारा विषय ये है कि ये भाषाओं को कैसे बदलने वाला है। तो जब मानवीय स्तर का अनुवाद हमारे बीच में आने की संभावना बन गई है, तो फिर ये संभावना बन गई है कि हम भाषा निरपेक्ष विश्व की ओर जा सकते हैं, भाषाओं की दीवार समाप्त हो सकती है। और इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इस समय पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में मैं यहाँ जाकर के ऑलवेज यूज सबटाइटल्स लिखता हूं, और मैं अब दोबारा बात करना शुरू करता हूं, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, और देखिए क्या होता है, रियल टाइम ट्रांसलेशन वो भी उतना ही अच्छा जितना कि मानव करता होगा, वैसा ट्रांसलेशन आपको दिखाई देगा। सो आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज बट यू कैन रीड मी इन हिंदी लैंग्वेज। दिस इज हैपनिंग रियल टाइम विदाउट एनी डिले। छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि मैं जो बोलता हूं एक भाषा में, बिल्कुल उसी समय उसी भाषा में मेरी बोली हुई बात दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच रही है। और यही बात अगर मान लीजिए मैं एक और उदाहरण की तरफ ले चलूं आपको, मैं बिंग में ले चलूं, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, बिंग.com स्लैश ट्रांसलेटर पर ले चलूं, तो आप देखेंगे कि मैं यहां अंग्रेजी में बोलता हूं। We know that artificial intelligence can be a boon to local languages. हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थानीय भाषाओं के लिए वरदान हो सकता तो है। कहने का मतलब, मैं एक भाषा में बोलता हूँ, वो बात मेरी दूसरी भाषा में जा रही है उसी समय, बिना किसी रुकावट के, कुछ मिली सेकेंड्स का ही शायद इसके बीच में फर्क हो। और इससे फिर वही बात आती है कि शायद भाषाओं के बीच की दूरियां जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, कि मान लीजिए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है एक भाषा में कर रहा हूँ, मेरा जो दर्शक वर्ग है वो दूसरी भाषा का है, लेकिन वो भी मुझे समझ रहा है क्योंकि मेरी बात उन तक पहुंच रही है उनकी अपनी भाषा में। तो एक संकेत ये हुआ। दूसरा मैं आपको उदाहरण एक मोबाइल फोन का दूंगा। ये मेरे पास मोबाइल फोन पर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप है, और इस तरह के खाली माइक्रोसॉफ्ट के ही ऐप नहीं है, अन्य संस्थानों के भी हैं, लेकिन चूंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट से आता हूं तो मैं एक तरह का मेरा दायित्व है कि मैं उसकी ज्यादा बात करूं, इसलिए क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है। तो अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप खोलता हूं मेरे मोबाइल फोन में, और इसमें मैं जाकर के मान लीजिए कि मैंने एक बटन दबाया, ऑटो बटन दबाया, और अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं अपनी अपनी भाषाओं में। आई एम गोइंग टू विजिट कोलकाता वेरी सून। मैं बहुत जल्द कोलकाता जाने वाला हूँ। आप कोलकाता क्यों जाने वाले हैं? Why are you going to Kolkata? कहने का मतलब क्या है, दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक एप्लीकेशन खोलते हैं और उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, वहां रुकावट नहीं, वहां तो भाषा की दीवार समाप्त हो चुकी है ना। अब ये आप इसको इस रूप में भी देखिए कि दुनिया में एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति एक भाषा में बोलता है फोन पर, और दूसरी तरफ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी भाषा में सुनता है, और वो दूसरा व्यक्ति अपनी भाषा में बोल रहा है, यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अपनी भाषा में उसको सुन रहा है। तो भाषाई जो दीवारें हैं उनको समाप्त होने के एक एक करके नमूने हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। अब इसी को एक अन्य रूप में देखें, जैसे हाल ही में
अभी क्या हुआ कि आपने संभवतः अखबारों में न्यूज़ पढ़ी होगी, रवि अश्विन जो है हमारे, रविशंकर, क्या नाम है, रवि अश्विन, जो आ, खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया जो बड़ा विवादास्पद भी हो गया कि हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो रवि चंद्रन अश्विन ने ये बात कही और उसके बाद बड़ा सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। एक सेकंड में, एक सेकंड का अंतराल लूंगा। जी क्षमा करें। तो रविचंद्रन अश्विन की इस बात पर हंगामा हुआ, लेकिन मैं जब वो देख रहा था कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया ने मेरा ध्यान खींचा, और वो प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। एक रविचंद्रन अश्विन के एक प्रशंसक ने ये लिखा ट्विटर पर, वाई शुड अश्विन टॉक लाइक दिस, लेट हिम रिमेन अ क्रिकेटर, more the languages you learn, it is good. There are translations available for any language immediately in our phone. What is the problem? Leave the language issue to the people. तो इस व्यक्ति ने जो बात की, इसने अंडरलाइन किस बात को किया है कि ट्रांसलेशंस आर अवेलेबल फॉर एनी लैंग्वेज इमीडिएटली इन आवर फोन। यानी अनुवाद की सुविधा इतने इतने करीब हमारे आ चुकी है, रियल टाइम अनुवाद करना इतना आसान है। तो तुम भाषा को लेकर के क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि भाषाओं के बीच में तो धीरे धीरे विवाद रहेगा ही नहीं। किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकेगा। तो ये संदेश यहां से आता है। अब इसी का एक आप देखें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो लगातार बेहतर हो रही है, इसलिए आप ये मानकर चलें कि ये दूरियां समाप्त होना काफी स्वाभाविक है। जैसे एक अंग्रेजी का एक टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स ऑन द शी शोर, द शेल्स शी सेल्स आर श्योरली शी सेल्स, so if she sails on the seashore, I'm sure she sails seashore sails। तो बड़ी एक टंग ट्विस्टर है जो जिसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो है बहुत कठिन किस्म का जो ये है, इसको यदि मैं अनुवाद करता हूं, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषाई क्षमताओं की तरफ इशारा करना चाहता हूं। हम इसका अनुवाद संभवतः ना कर पाए, एक मानव जो है सामान्य व्यक्ति अनुवाद ना कर पाए, लेकिन मान लीजिए मैं आपको ले चलता हूं यहाँ पर मेरे ब्राउजर में, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है। ये को पायलट है जो कि जनरेटिव एआई है, ये जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। अगर मैं मान लीजिए उससे जाकर कहता हूं कि ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, और उसके बाद मैं वही जटिल जो बात थी उसको यहां डालता हूं, और देखते हैं कि ये क्या अनुवाद करता है। मुझे दोबारा करना पड़ेगा शायद। देखिए उसने अनुवाद कर दिया। मैं बड़े आकार में आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये कहीं अनुवाद होने के बाद गायब हो रहा है किसी वजह से। हाँ, फिर चला गया। मैं बड़े आकार में आपको दिखाता हूं कि क्या अनुवाद उसने किया, और तब आपको आश्चर्य होगा कि ये कहाँ जा रही है ये क्षमताएं भाषाओं की। लेकिन पुनः जितना आप उसको अनुवाद के संदर्भ में सोचें, उतना ही इसको भाषा के भविष्य के संदर्भ में सोचेंगे तो आपको एक अलग आपके मस्तिष्क में बात आएगी कि कुछ तो हो रहा है। क्या कह रहा है ये कि वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है। जो सीपियां वह बेचती है वे निश्चित रूप से सीपियां हैं। तो अगर वह समुद्र तट पर सीपियां बेचती है तो मुझे यकीन है कि वो समुद्र तट की सीपियां बेचती है। तो कितना ये सरल और सहज और सही अनुवाद उसने किया। इस हद तक स्वाभाविक अनुवाद करने की क्षमताएं इसमें आ रही है, क्योंकि ये जो जनरेटिव एआई है ये पारंपरिक अनुवाद प्रणालियों से भी अलग है। इसके पास उसकी अपनी क्षमताएं हैं, अनुवाद की अपनी क्षमताएं इसके पास मौजूद है। आप इसी चीज को जाकर के जब अगर गूगल अनुवाद में करेंगे तो शायद वो कुछ और रूप में अनुवाद करे, लेकिन आप इसको चैट जीपीटी में या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में जाकर अनुवाद करेंगे तो वो अलग तरह से करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर है। तो ये सारे बदलाव आ रहे हैं। अब एक और जो बड़ा घटनाक्रम इन दिनों हुआ है वो क्या है कि रेबेन जो कंपनी है उसने एक मेटा हेडलाइनर नाम से एक चश्मा जारी किया है। इस चश्मों को पहन करके आप बहुत सारा वो काम जो कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं वो चश्मे पर ही कर सकते हैं। पहने पहने ही आप गाने सुन सकते हैं, आप फाइलों को देख सकते हैं, आप
काफी कुछ देख सकते हैं इसके जरिए, मतलब कंप्यूटर वाला काम कर सकते हैं। इसमें कैमरे लगे हुए हैं, इसमें ध्वनि के लिए आपके ईयरफोन लगे हुए हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो सब इसमें शामिल है। यानी एक चश्मा आपको कंप्यूटर का स्थान ले रहा है। तो आप सोचिए कि हमने देखा था कि हम मोबाइल फोन का प्रयोग करते थे जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, बहुत सारी क्षमताएं भी उसमें आ गई। उसके बाद हमने देखा कि आपकी स्मार्ट वॉच आ गई, उसमें भी उसी तरह की लगभग क्षमताएं जो मोबाइल फोन में मौजूद हैं, और वो और ज्यादा सहज बना दिया उसने चीजों को हमारे लिए एक्सेस करना। लेकिन अब तो ये चश्मे में आ गया है, यानी आपके पास मोबाइल फोन ना हो, स्मार्टफोन ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो भी आप हमेशा अपनी आंखों पर एक चश्मा पहनकर टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ लेकर चल रहे हैं, अनुवाद को साथ लेकर चल रहे हैं, ध्वनि को साथ लेकर चल रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी एक भाषा में बोल रहा है, आप उसको अपनी भाषा में सुन रहे हैं, क्योंकि इस चश्मे में निहित है सारी क्षमताएं। अब इसी तरह से सोलो स्मार्ट ग्लासेज आए हैं जो आपको ये सुविधा देते हैं कि चश्मे के सामने जो टेक्स्ट है छपा हुआ, जो दस्तावेज हैं, वो किसी भाषा में है, लेकिन आप उनको अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। जैसे किताब आपके पास अंग्रेजी की है, लेकिन आप उसको हिंदी में पढ़ सकेंगे। और अभी तो ये शुरुआती हैं, अभी हो सकता है कि इनकी जो क्षमता है या इनकी जो सत्यता है वो 50% हो, 60% हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस अंदाज में पिछले 3 साल में छलांगे मारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ये 2-4 साल में कहाँ पहुंचेगा। तो आप और हम ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, जहां हम किसी दूसरी भाषा के मोहताज नहीं रह जाएंगे संभवतः। अंग्रेजी की किताब होगी, हम हिंदी में पढ़ रहे होंगे। हमारी हिंदी की किताब है, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति उसको अंग्रेजी में पढ़ रहा होगा। हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हम अंग्रेजी में सेवा दे सकते हैं, क्योंकि अनुवाद की, मानवीय अनुवाद जैसी प्रणालियां हमारे पास मौजूद है। इस तरह की बहुत सारे अनुभव आएंगे। तो आप नई भाषा सीखेंगे, इसलिए मतलब मजबूरी क्या है कि आपको और मुझे और हमें फ्रेंच सीखने की जरूरत है या अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। हमारी अपनी भाषा में अगर हमारी प्रवीणता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो हम दुनिया की किसी भी भाषा में को न सिर्फ उसके प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि उसमें परिणाम भी दे सकते हैं। आप जब आप सब कुछ अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हो, भले ही वो किसी भी दूसरी भाषा में हो, और जब आप सब कुछ दूसरों की भाषा में प्रदान कर सकते हो, तो आप नई भाषाएं सीखेंगे किस लिए, और कोई भाषा आपके लिए चुनौती क्यों बनेगी। लेकिन आगे हम इसी दिशा में जा रहे हैं, यही होने जा रहा है। अब एक उदाहरण देखिए जो मैंने आपको दिखाया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्रांसलेटर था उसी का ही एक उदाहरण है। हालांकि दूसरे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। मैं किताब लेता हूं और मेरे इस मोबाइल फोन में माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर में जाकर, अंग्रेजी की ये किताब है, मैं इस पर जाकर के एक बटन दबाता हूं कि इसको स्कैन करो, और जब स्कैन होता है तो ये, मेरी भाषा हिंदी है तो सब कुछ हिंदी में आ गया। ये किताब अंग्रेजी की है, लेकिन मैं इसको हिंदी में पढ़ पा रहा हूं। इतना आसान है। अब इसी चीज को आप चश्मे की, जो जो नवीनतम घटना है वो चश्मे की है। अगर आपने चश्मा लगा दिया तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं रही। तो जब सब कुछ इतना सहज हो रहा है भाषाओं के बीच में, तो दूरी कहाँ रह गई। और जब दूरी नहीं है तो आपके मजबूरी कहाँ रह गई। उसी सवाल की ओर मैं आपका संकेत करना चाहता हूं। मैं इसको चाहूं तो हिंदी में पढ़ लूं, चाहूं तो तमिल में पढ़ लूं, चाहूं तो अंग्रेजी में पढ़ लूं। मेरी इच्छा है मैं किस भाषा में इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। और बाद में ये जो स्कैन किए हुए दस्तावेज या कंप्यूटर में भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल रहा है, उसी दिशा में मैं आपसे इशारा कर रहा था। और इसीलिए हमें ये मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि भाषाओं का भविष्य उतना उतना संकट में नहीं है, उतना निराशाजनक नहीं है। तकनीक की वजह से, तकनीक से उसको नुकसान नहीं है, ये तो अब हम मानने लगे हैं। लेकिन तकनीक संभवतः हमारी भाषाओं के लिए बहुत बड़ा सकारात्मक घटनाक्रम के रूप में हमारे बीच में सामने आने जा रही हो, ऐसा मुझे लगता है। अब बहुत सारी अन्य बातें भी है। मैं देखता हूँ कि कविता जो है मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं आपको बोल दूं हाँ अंत में। तो ये मुझे केदारनाथ सिंह की इस कविता की तरफ लाती है। संदर्भ अलग था, लेकिन आज का संदर्भ अलग है कि हम अपनी भाषा की तरफ लौट आएंगे जिस अंदाज में टेक्नोलॉजी बदलाव ला रही है। और कविता आप सब जानते ही होंगे, केदारनाथ सिंह जी की कविता है। वो कहते हैं कि जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। वायुयान लौटते हैं सारे के सारे लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डों की तरफ।
उसी तरह मैं तुम में लौटता हूँ, वो मेरी भाषा, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। तो शायद हम अपनी भाषाओं की तरफ फिर लौट आएं, हमारी भाषाओं का एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो और तकनीक हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हो। मैं भविष्य की कल्पना करता हूं जहां हमारी भाषाएं सुरक्षित होंगी। धन्यवाद। बालेंदु जी, मैं चंद्रकांत पाराशर प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? जी जी जी, बिल्कुल अवश्य। हाँ, मैं अभी लंदन में ही हूँ मैं, और मैंने पूरा सुना आपका, अपने केदारनाथ जी से की पंक्तियों से जो समअप किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया आपने। आपका साधुवाद करता हूँ इसके लिए। और दूसरी बात कही कि संरक्षण की भाषाओं को की जो चिंता व्यक्त की है बीच बीच में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, आपको ध्यान होगा मई महीने के अंदर यूएनओ ने शायद एक बीड़ा उठाया है कि 275 बार को संरक्षित जगह पर भेजने की जो बात है, वो उसका कहीं ना कहीं ये जो आपने भी चिंता हल्की व्यक्त करते हैं कि भाषाओं का या छोटी भाषाओं का क्या होगा, नहीं हो तो 275 भाषाएं काफ़ी होंगी, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संरक्षण का जो बातचीत हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा आप ही की बात का समर्थन करते हुए, कि मेरे ने एक न्यूज़ चैनल बनाया, मैंने उसको यहाँ से एक न्यूज़ भेजी, मैंने कहा इसकी हिंदी है, जो उसने लगा के भेजी चैनल के अंदर, तो उसके अंदर 6 भाषाएं, मेरी हिंदी की मैं इंग्लिश में दबाता था तो इंग्लिश में उसी समय पढ़ता था, उर्दू का बटन दबाता था उर्दू में पढ़ता था, मराठी में दबाता मराठी में दबाता था। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कहा देखिए मैं किस तरह से तकनीक कहाँ से कहाँ लेकर के चली गई है। तो आपका बहुत ही साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मुझे इतना अच्छा सुनने को मिला आपसे। धन्यवाद जी चंद्रकांत जी, और जी बहुत बहुत धन्यवाद बालेंदु जी। मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम पहले सांस्कृतिक संकल्पना थी, और अब मुझे लगता है कि ये एक जल्दी ही प्रौद्योगिकीय संकल्पना बनने वाली है, क्योंकि भाषाओं की दूरियां जब समाप्त होंगी तो हमारे मन की दूरियां भी समाप्त होंगी, और पूरी दुनिया जो है वो हमारी होगी, हमारा घर होगी। तो एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ बालेंदु जी के प्रति। और अब मैं भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद के अध्यक्ष डॉक्टर विठलदास जी मुंदड़ा से अनुरोध करूंगा उनके अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए और धन्यवाद ज्ञापन के लिए। पहले नमस्कार दलित जी, आपने इतना अद्भुत भाषण दिया, मेरी तो मतलब कि आंखें फटी की फटी रह गई और मैं आश्चर्यचकित हो गया। और हमारा बहुत सा जो हम चिंताग्रस्त थे कि हम इन पुस्तकों का अनुवाद कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपकी बात सुनकर के बहुत आसान लग रहा। हमारे साथ हमारे पास में ही बैठे हैं हमारी पत्रिका के संपादक, जो कि हिंदी साहित्य की सेवा पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो खाली 2 मिनट के लिए कहूंगा उनसे। डॉक्टर बाबूलाल शर्मा। ठीक है जी। पूरा चेहरा है। बालेंदु जी, अभी बड़ी प्रसन्नता हुई आपका ये व्याख्यान सुन के। और इस प्रसन्नता का एक कारण यह है कि आपका एक लेख वैचारिकी में प्रकाशित किया था मैंने, संभवतः आपको याद हो, तो आपका आया था, और वो इसी विषय पर था आपका, जो जी तकनीकी विषयों जी को लेकर के। तो इस बात से मैं और भी ज्यादा आपसे आत्मीयतापूर्ण ये संवाद करने की स्थिति में हूँ। एक बात है, जैसे आप कोई ज्यादा इस संबंध में कोई आप विश्लेषण करें और करें, ऐसे ऐसे से मैं मेरी बात नहीं रख रहा हूँ। मैं केवल कह रहा हूँ आपसे कि आप उस दिशा से देखें। जैसे कि ये प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है कि प्रौद्योगिकी और भाषा, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर प्रौद्योगिकी के कारण से भाषा का कोई नुकसान हो रहा है क्या?
या सिर्फ केवल लाभ ही हो रहा है उसको, जैसा कि आप कह रहे थे। दूसरी बात, प्रौद्योगिकी भाषाओं का को संरक्षण तो कर लेगी, लेकिन वो क्या प्रयोक्ताओं के बिना जीवित रख लेगी उसे? उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी मातृभाषा और हमारी विठल दास जी की और हमारी मातृभाषा राजस्थानी है। और हमारी जो आज जैसे अभी आपने लिखा कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, सरकारी भाषा वो ही है, और भाई राष्ट्रभाषा मानते ही हैं हम उनको, हमारी वो है। अब आप ये देखिए कि मैंने नहीं धीरे कहा, ये धीरे रविचंद्रन अश्विन, धीरे धीरे राजस्थानी के जो प्रयोक्ता हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इस बात को लेकर के और हमारी चिंता है वहां पर। अब इसमें ये प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहयोग करेगी? आपने बहुत सारी बातें बताई है, हालांकि अब चूंकि हम तो इतने तकनीकी आदमी नहीं हैं, इसलिए उनको उस तरह से शायद ग्रहण नहीं कर पाए, और उसके व्यवहारिक पक्ष जो सामने आएगा तभी कुछ समझ में आएगा उसमें तो। लेकिन आप इस बारे में एक स्पष्ट चिंतन करें कि बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कि मैंने, जैसे आपने शुरू में कहा था कि वो है कि जो निराश हैं, ऐसा एक बात आपने कहा, मैं उस ग्रुप में नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी इस पर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आप प्रौद्योगिकी का यानी कि जो प्रारंभ हुआ वो तो बिना भाषा के हुआ। जो आविष्कार हुए मनुष्य ने किए बहुत शुरू में, उसमें उन्होंने कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया, भाषा का प्रयोग बाद में होने लगा है। और इसमें प्रौद्योगिकी को संरक्षित रखने और उसको अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरे को संप्रेषित करने के लिए भाषा का उपयोग किया जा रहा है, न कि भाषा को संरक्षित रखने या कि उसको जीवित रखने के लिए औद्योगिक का प्रयोग किया जा सके। तो इस सारे मसले पर एक बड़ा कोई किसी निर्णय पर पहुंचिए और एक दिशा दीजिए। आर्टिफिशियल बुद्धि का, जैसे आपने हमारी जो कृत्रिम बुद्धि है, पिछले दिन एक फिल्म आई थी वो आपने देखी होगी कि तेरी बातों ने उलझा लिया, और उसमें अंत में नतीजा ये हुआ कि सब कुछ सारा बर्बाद हो गया एकदम से उसके सामने। बहरहाल मैं उस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम संरक्षित तो रख लेंगे, लेकिन इस बारे में आशंकित हूँ कि हम भाषा को जीवित रख लेंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे घटक हैं, राजनीति है, समाज है, रोजगार है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके कारण से भाषाओं का क्षरण हो रहा है या कि वो मतलब लुप्त हो रही हैं। ये तथ्य है कि जिस भाषा में औद्योगिक या जिस भाषा भाषी लोगों के द्वारा तकनीक का आविष्कार होता है, तो उसका जो भी संरक्षण या जो भी होता है वो उस भाषा में ही होगा। अब दूसरी जो भाषा के जो लोग हैं उनको सीखना पड़ेगा, तभी पड़ेगा। आज हम लिख नहीं पा रहे हैं। आज हिंदी में हम यदि कोई तकनीकी विषय लिखना चाहें तो कहाँ लिख पा रहे हैं ठीक से? हमको स्पष्ट करना पड़ता है अंग्रेजी में लिख करके कि ये है, मूल रूप से ये शब्द है। रघुवीर सिंह जी ने जो कोर्स बनाया वो इतना विफल हो गया कि उसका भी अर्थ समझाना जरूरी हो गया, उसका अर्थ अंग्रेजी में समझाना पड़ रहा है, ये हो गया। तो इस पर आप जो बहुत अच्छे से विचार कीजिए। आपने बड़ा समग्रता से ये जो व्याख्यान दिया, इसके लिए तो मैं आभारी हूँ आपका, और आपको धन्यवाद देता हूँ संस्था की ओर से, वैचारिकी की ओर से, कि आप जो इस प्रकार को, और इसको लेकर के आप यदि कोई लेख भेजें तो मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आपने जो कहा है वो विचारणीय मुद्दे हैं, और उन पर आगे कभी हम लोग, क्योंकि समग्रता से बात करना भी जरूरी है। मैंने एक पक्ष को लिया है, आपने जो पक्ष लिए हैं वो भी विचारणीय है, उनका अपना महत्व है, और आने वाले समय में संभवतः हम उन पर भी चर्चा करें। भाई साहब, बात इतनी थॉट प्रोवोकिंग है, मैं कितनी दृष्टिकोण से इसको जब देखता हूँ, प्रथमतः मैं बैठ करके और मेरे ऑफिस के अंदर ही मैं जो हमारे कर्मचारी है उनसे संवाद इसमें करना चाहता हूँ। तो एक तो सुविधा हो गई कि मैं हिंदी में बोलूं, चाहे अंग्रेजी में बोलूं, चाहे बंगला में बोलूं, सब लोग समझ सकते। और अभी भी मैं मेरी एक ग्रुप कंपनी के अंदर उसके एनुअल फंक्शन में मुझे बोलने का काम पड़ा,
अब मैं उसके अंदर जो बहुत से लोग तो अंग्रेजी समझते थे, बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे, वो बेचारे हिंदी ही समझते थे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह की चीज अवेलेबल होती तो बहुत सुविधा रहती। आप ही भाषण दे रहे थे, जैसे आप हिंदी में बोल रहे थे, हम साइमल्टेनियसली आपके भाषण को तुरंत अंग्रेजी के अंदर भी कर दें, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुन सकेंगे। मैं इस विचार के अंदर। दूसरा, हमारे पास में 50 पुस्तकें हैं जो कि हम चाहते हैं कि उसका हिंदी में अनुवाद हो, या बांग्ला में अनुवाद हो, या दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो। आपने जो बताया वो तो बहुत ये अब काफी सरल हो जाएगा। और हम चिंता कर रहे थे कि हमारे इन ग्रंथ पुस्तकों का अनुवाद कैसे होगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन से भाषाओं के संरक्षण की बात आई, मुझे याद आ रहा है बचपन में राजस्थानी के जो पत्राचार होता था, जो लिपि होती थी उसको मोडिया लिपि बोलते थे। अब वो लिपि को पढ़ने वाले या समझने वाले कम होते जा रहे हैं। बिना मात्रा वाली, शायद बिना मात्रा वाली लिपि। हाँ, बगैर मात्रा वाली हमारे बही खाते की लिपि थी, मैंने भी सीखी थी, लेकिन अब मैं तो भूल भाल गया। हमारे बही खातों के अंदर उसी लिपि के अंदर सब लिखा रहता। अब मेरे बच्चे पूछते हैं कि वो कैसे होती है। अभी मुझे पूछा मेरे पोते ने कि दादाजी वो मुझे बताइए वो लिपि कैसे थी। अब मुझे तो वापस ध्यान करके लाना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम कोई न कोई रास्ता उसका निकाल सकेंगे। अभी भी 2-4 आदमी मिल जाएंगे कि जो उसको लिख सके। इसके एक बहुत बड़ा काम होगा। हमारे प्राचीन जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हमारे लाइब्रेरियों में या जहां पर आर्कियोलॉजी सर्वे के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी है, इन सब के अंदर कितने ही ऐसे दस्तावेज पड़े हैं कि जो कि उस लिपि में लिखे हुए हैं। कुछ ब्राह्मी लिपि में है, कुछ दूसरी लिपि के अंदर है। उन दस्तावेजों को भी पढ़ना जो है वो सहज हो जाएगा। तो अब एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि हमारी जैसी संस्थाओं को ये जो साहित्य के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे हो, क्या इसकी कोई कक्षा लगानी चाहिए नए नौजवान पीढ़ी को या दूसरों को, या वो सिखाएं कि कुछ व्यवस्था कर सकते हैं? और अगर कुछ कर सकते हैं, आपका सुझाव चाहेंगे और हम आपका सहयोग भी चाहेंगे। मैं इस संबंध में आपसे फिर संपर्क में रहूंगा, आप विचारिएगा। और हम बहुत आभारी हैं, आपने इतना सुंदर व्याख्यान दिया, और हम आगे भी आपसे इस विषय पर बार बार सुनना चाहेंगे। और जो श्रोता वर्ग अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जो प्रश्न हैं वो हमको भेज दें। उसके लिए इसी लिंक के ऊपर जिससे ये गया है, हम मतलब की लिंक दे देंगे, कि वो ईमेल भेज दें। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि वो हम आपको भेज देंगे, और आपको सुविधा हो उस समय थोड़ा सा कुछ 10-15 मिनट समय निकाल करके हमको उत्तर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें, आपका परिवार सदा सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रार्थना के साथ और पुनः आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने जितने सुंदर ढंग से बातों को समझाया, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जी, बहुत धन्यवाद आपका और आपके संस्था का और सभी जितने भी गणमान्य महानुभाव आज के कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार। आइए आप। ठीक है।